Hello guys, good evening everyone. This is Shifa ma'am, your English educator on Guidely. I welcome you all guys in today's evening 7:15 p.m. session wherein we are targeting this 30 days crash course series for the upcoming IBPS PO Prelims 2025 exam, and herein in this series we are doing all 30 question mock test for the upcoming exam, right? So let's proceed with the session. But before moving on further, let me know some lucrative offers which Guidely has brought for you people. IBPS क्लर्क में गाइज अगर आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेशन चाहिए तो गाइडली आप लोग के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेशन कोर्स लेकर आया है, प्रोवाइडिंग ऑल दीज आउटस्टैंडिंग फीचर्स, एंड द बेस्ट थिंग इज दैट आपको ISO एंड NASSCOM सर्टिफाइड कंपनी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जा रहा है. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइज, इनरोल नाउ. इसी के साथ साथ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन. सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत शुभकामनाएं. इस बार हम लोग 79th इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसके लिए आपका बिगेस्ट ऑफर ऑफ द ईयर रिटर्न्स अगेन विद 11 मंथ्स ऑफ वैलिडिटी यू आर गेटिंग हियर. इट्स बिगर एंड बेटर दिस टाइम. अभी नहीं तो कभी नहीं. नाउ विद स्मार्ट AI powered step by step solutions, its price was 199, but here you are getting it at 12% off. If you apply this code freedom at the time of purchase, you will get it at the price of 175. इसी के साथ साथ हमारा बंडल PDF कोर्स पे भी गाइडली ऑफर लेकर आया है ऑन सेलिब्रेटिंग 79th इंडिपेंडेंस डे. यू आर गेटिंग इट एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 332 rather than 2999 if you apply this code freedom at the time of purchase. आ जाते हैं आज के सेशन में गाइज. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है a sentence or part of the sentence is highlighted. Four alternatives marked as A, B, C and D are given as substitutions for the highlighted part, one of which will improve the sentence. Choose the correct alternative. In case no improvement is needed, choose the option no improvement required. Clear? So let us look at the question. The question is saying the students were asked to go through with the terms and conditions before signing the agreement. अब यहाँ पे देखो फ्रेज दी हुई है गो थ्रू विद, ठीक है. अब इसकी जगह पे क्या करेक्शंस आ सकता है? गो ऑन विद, गो अप विद, गो ओवर या गो इन फॉर. सो लेट्स लुक एट द फ्रेजेस. देखते हैं फ्रेजेस को यहाँ पे. अब पहले वाला जो आपको फ्रेज दिया हुआ है गो ऑन विद, गो ऑन विद का मतलब होता है किसी काम को जारी रखना, किसी काम को कंटिन्यू करना. इट सिंपली मीन्स टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग. क्लियर? तो इसका मतलब होता है किसी काम को जारी रखना, किसी काम को करना, ठीक है. दैट इज द मीनिंग ऑफ गो ऑन विद. क्लियर? बात समझ आ रही है? गो अप विद जो है ये कोई स्टैंडर्ड फ्रेज नहीं होती है. नो सेंस, इसका कोई सेंस नहीं होता. दिस इज नॉट द सेंस यूज्ड इन इंग्लिश. गो अप विद हम कभी भी यूज नहीं करते. गो ओवर का मतलब होता है कि अब यहाँ पे किसी चीज़ को एग्जामिन करना, राइट. तो किसी चीज़ को रिव्यू करना, एग्जामिन करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म गो ऑन, ठीक है. गो ओवर इट मीन्स एग्जामिन करना, या फिर आप कह सकते हो किसी चीज़ को रिव्यू करना, किसी चीज़ को स्टडी करना केयरफुली, ठीक है. स्टडी केयरफुली. बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? और गो इन फॉर का मतलब क्या होता है? गो इन फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ में एंटर करना, ठीक है. टू एंटर इनटू समथिंग, किसी स्पेसिफिक चीज़ में एंटर करना. लाइक आप किसी प्रोफेशन में एंटर कर रहे हो, यू आर एंटरिंग अ प्रोफेशन, यू आर एंटरिंग एन एग्जाम, ठीक है. या फिर आप किसी कंपटीशन में एंटर कर रहे हो तो उसके लिए ये टर्म गो इन फॉर लगता है, कंपटीशन. क्लियर? बात समझ में आ गई? सो गो थ्रू विद इज नॉट मेकिंग अ सेंस. गो थ्रू विद यहाँ पे यूज नहीं होगा. सेंटेंस में बोला जा रहा है स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू टर्म्स एंड कंडीशंस को रिव्यू करने के लिए बोला, ठीक है, कि एग्रीमेंट को साइन करने से पहले उसको अच्छे से थॉरोली एग्जामिन कर लें बच्चे. तो गो ओवर द एग्रीमेंट मेक्स करेक्ट सेंस. गो ओवर द एग्रीमेंट. क्लियर? बात समझ में आई? गो थ्रू के साथ विद नहीं लगता है. गो थ्रू द एग्रीमेंट हो सकता था, ठीक है. सो इट शुड बी गो ओवर. गो ओवर मतलब एग्जामिन करना. क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है. द मैनेजर आस्क्ड द एम्प्लॉय टू अकाउंट विद एवरी रुपी स्पेंड ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट. अब यहाँ पे ये जो टर्म आपको दिया हुआ है अकाउंट विद, तो अकाउंट विद इज नॉट अ करेक्ट सेंस. अकाउंट विद का यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है. यहाँ पे और कुछ टर्म्स दिए हुए हैं. अकाउंट ऑफ का मतलब क्या होता है? अकाउंट ऑफ का मतलब होता है किसी की चीज़ के, हम बोलते हैं ना ऑन अकाउंट ऑफ दिवाली देयर विल बी हॉलीडे, किसी चीज़ की वजह से. तो जब हम किसी चीज़ का रीज़न डिफाइन करते हैं तो रीज़न डिफाइन करने के लिए अकाउंट ऑफ का यूज़ करते हैं. बात समझ में आ रही है? आई होप सबको क्लियर हो रहा है. नाउन फ्रेज के फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है अकाउंट के साथ ऑफ, ठीक है. क्लियर? बात समझ में आ रही है? इसी के साथ अकाउंट के साथ फॉर का यूज़ किया हुआ है. अकाउंट फॉर. अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के लिए
जिम्मेदार होना। द मैनेजर आस्क्ड द एम्प्लॉय टू अकाउंट फॉर एवरी रुपीज स्पेंड ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, मतलब उनको बताए, उनको मतलब क्वेश्चनेबल है, तो अकाउंट फॉर का मतलब होता है क्वेश्चनेबल होना, कि आपसे सवाल किया जा रहा है कि हर एक पैसा जो खर्च हुआ प्रोजेक्ट में कहाँ कहाँ कैसे खर्च हुआ, तो एम्प्लॉय से मैनेजर ने ये पूछा, तो अकाउंट फॉर ही होगा। अकाउंट टू का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द टर्म अकाउंट टू मीन्स, अकाउंट टू रेयरली यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है बीइंग आंसरेबल, बीइंग आंसरेबल। क्लियर। अकाउंट ऑफ, अकाउंट ऑन, अकाउंट ऑफ के साथ ऑन कभी नहीं लगता है, अकाउंट के साथ ऑफ लगता है जो कि रीजन बताता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? सो सेकंड ऑप्शन मेक्स करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्रोजेक्ट वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स एंड पुअर प्लानिंग। प्लानिंग, पुअर प्लानिंग और लैक ऑफ फंड्स के लिए प्रोजेक्ट जो था वो कॉल्ड ऑफ हो गया। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना या फिर पोस्टपोन कर देना। तो प्रोजेक्ट को पोस्टपोन या कैंसिल क्यों किया गया? बिकॉज वी वर हैविंग लैक ऑफ फंड्स एंड इवन द प्लानिंग वाज वेरी पुअर। क्लियर। तो यहाँ पे कॉल्ड ऑफ इज करेक्ट। अब यहाँ पे कॉल्ड आउट का मतलब होता है शाउट करना, ठीक है, किसी के ऊपर चिल्लाना, शाउट, या फिर पब्लिकली क्रिटिसाइज करना, पब्लिकली क्रिटिसाइज। क्लियर बात समझ में आ रही? कॉल्ड ऑन, कॉल ऑन का मतलब होता है विजिट करना किसी जगह पे, विजिट समवन, एक मिनट, या फिर रिक्वेस्ट करना किसी से। क्लियर समझ में आ रही? रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए किसी से रिक्वेस्ट करना। कॉल्ड अप, कॉल अप का मतलब क्या होता है? कॉल अप का मतलब किसी को फोन करना, ठीक है, टू फोन समवन, समवन, या फिर किसी को समन करना, ठीक है, ड्यूटी पे बुलाना, फॉर मिलिट्री ड्यूटी, मिलिट्री ड्यूटी के लिए। क्लियर बात समझ में आ रही है? कॉल इन, कॉल इन का मतलब क्या होता है? किसी से हेल्प मांगना, ठीक है, रिक्वेस्ट हेल्प। बात समझ में आ गई? आई होप सबको क्लियर हुआ। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। In each of the following sentences there are 2 blank spaces. Below each sentence 5 pair of words are given. Find out which pair of words can be filled in the blanks in the sentence in the same sequence to make the sentence grammatically and meaningfully correct. चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट्स सी। डबल फिलर्स के क्वेश्चन है क्योंकि डबल फिलर सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है। कह रहा है अ डैश न्यू radar satellite jointly developed by the United States and India is set to launch on Wednesday, designed to track dash changes. ट्रैक स्टबन चेंजेस, स्टबन का मतलब होता है जिद्दी, तो कोई इंसान जिद्दी होता है, लाकि चेंजेस जिद्दी होंगे। सबमिसिव चेंजेस भी नहीं हो सकता है। क्लियर। सब्टल चेंजेस हो सकता है। सुपरफिशियल का मतलब ऊपरी तौर पे होगा नहीं, सडन मतलब एकदम से, तो सब्टल चेंजेस हो सकता है, मतलब थोड़े से चेंजेस थे उसमें, तो दैट मेक्स करेक्शंस इन द सेकंड ब्लैंक। तो इसका मतलब यहाँ पे फॉर्मल न्यू रडार क्या हो, सॉरी फॉर्मल कह रहे हैं, फॉर्मिडेबल का मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है। तो अ फॉर्मिडेबल न्यू रडार सैटेलाइट, एक बहुत ही बड़ा, एक विशालकाय, फॉर्मिडेबल, एक बहुत ही बड़ा विशालकाय नया रडार सैटेलाइट जो है उसको जॉइंटली डेवलप किया गया, यूएस और इंडिया ने मिलकर डेवलप किया है, और अब वो बिल्कुल लॉन्च होने की स्टेज पे है वेंसडे के दिन, और उसको डिजाइन किया गया जिससे कि हम उसके कुछ सब्टल जो बहुत छोटे छोटे जो बारीक चेंजेस हैं उसको ट्रैक कर पाए अर्थ के लैंड में एंड आइस सरफेस में, एंड हेल्प कर पाएगा प्रिडिक्ट नेचुरल एंड ह्यूमन कॉज डिजास्टर हैजर्ड्स को, वो प्रिडिक्ट कर पाएगा। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इंडिया रिक्वायर्स अ स्ट्रैटेजिक अप्रोच दैट इंटीग्रेट्स डैश इकोनॉमिक पॉलिसीज। प्रूडेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, प्रिवेलेंट मतलब वाइड स्प्रेड, प्रोविंशियल का मतलब प्रोविंस से रिलेटेड, प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द वर्ड प्रोलिफिक मीन्स। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड जो प्रोलिफिक दिया हुआ है, व्हाट इज दिस वर्ड मीन्स ओवर हियर गाइस, एनीवन लेट मी नो ओवर हियर द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोलिफिक। What is this term prolific means? Prolific का मतलब होता है बड़ी संख्या में कोई चीज होना, ठीक है, producing in large amounts। क्लियर है। और इवोकेटिव का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इमेजेस को सामने लेकर आना, ब्रिंग स्ट्रॉन्ग इमेजेस टू माइंड।
नॉट अ गुड मैच, जो कि अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पॉलिसी के लिए, तो पॉलिसी के लिए बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में कोई इमेज आना, तो इसका तो कोई सेंस है नहीं यहाँ पे, ठीक है। और एक्सटैटिक का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, एक्सट्रीमली हैप्पी, तो एक्सट्रीमली हैप्पी का भी कोई सेंस नहीं है। एंड एक्सट्रीमली हैप्पी पॉलिटिक्स, तो एक्सट्रीमली हैप्पी पॉलिटिक्स का भी कोई मतलब नहीं है, राइट, तो ये भी नहीं हो सकता है। एनिग्मेटिक जो वर्ड है इसका क्या मतलब होता है, एनिग्मेटिक का मतलब होता है मिस्टीरियस, किसी चीज़ में मिस्ट्री है, मिस्टीरियस, रहस्यपूर्ण, या फिर जिस चीज़ को समझना बहुत मुश्किल है, आप कह सकते हो एक तरह से सोफिस्टिकेटेड इसका सिनोनिम हो सकता है, राइट। एम्फैटिक का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे जोर देना, एम्फेसाइज करना, दैट इज कॉल्ड एम्फैटिक, जिसको आप बोलते हो फोर्सफुल कह सकते हैं। एम्पैथेटिक का मतलब एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग, दूसरों की भावनाओं की कदर करना, समझना दूसरों को, दैट इज कॉल्ड एम्पैथेटिक, तो ये हो सकता है। और प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, हम बोलते हैं ना यू हैव टेकन अ प्रूडेंट डिसीजन, आपने बिल्कुल वाइज डिसीजन लिया है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं इंडिया रिक्वायर्स, भारत को एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच की जरूरत है जो कि इंटीग्रेट करता है प्रूडेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज से, मतलब एक वाइज तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसीज से इंटीग्रेट करता है विद एक रॉबस्ट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के साथ, जो कि एंकर्ड है इंक्लूसिव एंड एम्पैथेटिक पॉलिटिक्स में, कि हमें पॉलिटिक्स की जो चीजें हैं उसकी समझ है, उसकी कदर है। तो ए ऑप्शन विल मेक अ गुड आंसर चॉइस। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द लैक ऑफ एंथुसियाज्म इन यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिफ्लेक्टेड इन देम नॉट एक्सरसाइजिंग द यूपीएस ऑप्शन सीम्स टू हैव डैश द गवर्नमेंट, सीम्स टू हैव रिवोक्ड द गवर्नमेंट, इसने सरकार को क्या किया, रिवोक किया। रिवोक का मतलब होता है विड्रॉ करना, कैंसिल करना, या फिर किसी चीज को विड्रॉ करना, तो विड्रॉ या कैंसिल का तो कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, राइट। रेजिस्ट का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, अपोज करना, विरोध करना, तो अपोज करने का भी कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, बात समझ में आ रही है। रीजन का मतलब होता है किसी चीज का कारण होना। रैटल्ड का मतलब क्या होता है, रैटल्ड का मतलब होता है डिस्टर्ब होना, ठीक है, डिस्टर्ब। क्लियर, समझ में आ रही है बात यहाँ पे। और यहाँ पे एक वर्ड आपको रीएश्योर दिया है, मतलब किसी को दिलासा दिलाना, किसी को और बेटर फील कराना, ठीक है। मेक, इट सिंपली मीन्स मेक समवन फील बेटर। क्लियर, बात समझ में आई। सो व्हाट कुड बी द करेक्ट सेंस यहाँ पे, कॉन्टिंजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी, जो हम इमरजेंसी की बात करते हैं दैट इज कॉल्ड कॉन्टिंजेंसी। बात समझ में आ रही है, आई होप क्लियर हो रहा है, ठीक है। बैकअप प्लान्स जो हम लेकर चलते हैं किसी इमरजेंसी टाइम में, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिंजेंसी, ठीक है। बैकअप प्लान्स, बैकअप प्लान, जिसको आप बोलते हो प्लान बी, जब प्लान ए फेल कर गया तो प्लान बी लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिंजेंसी। क्लियर, बात समझ में आ रही है। सो व्हाट कुड बी द करेक्ट सेंस ओवर हियर, यहाँ पे क्या सेंस करेक्ट हो सकता है, लैक ऑफ एंथुसियाज्म, यूनियन सरकार के जो एम्प्लॉयज थे उनमें एंथुसियाज्म की कमी थी, जो कि उनके रिफ्लेक्ट हो रही थी नॉट एक्सरसाइजिंग द यूपीएस ऑप्शन, कि वो यूपीएस ऑप्शन को एंटरटेन नहीं कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था सीम्स टू हैव रैटल्ड द गवर्नमेंट, कि इसने सरकार को डिस्टर्ब कर दिया था ना, कि इट हैज रैटल्ड द गवर्नमेंट इनटू ग्रांटिंग सो मेनी एडिशनल कॉन्सेशन, कि सरकार बहुत डिस्टर्ब हो गई थी इस वजह से, और इसीलिए सरकार ने अप्रूवल दिया बहुत सारे एडिशनल, किस चीज का, कंसेशंस का, सरकार ने बहुत सारे कंसेशन लोगों को दिए, तो इट शुड बी रैटल्ड, टू हैव रैटल्ड। क्लियर, बात समझ में आ गई। सो फोर्थ ऑप्शन विल मेक अ करेक्ट आंसर चॉइस। बेटर फील कराना, रीजनड, रेजिस्टेड, रिवोक का कोई मतलब ही नहीं है। तो यूपीएस ऑप्शन को लेकर ऐसा लग रहा था कि लोगों में, सरकार में, यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में कुछ एंथुसियाज्म की कमी थी, जो कि उनमें लग रहा था कि वो यूपीएस ऑप्शन को इसीलिए एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, उसको एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा था कि सीम्स टू हैव रैटल्ड द गवर्नमेंट, कि उसने सरकार को क्या किया है, इस वजह से सरकार बहुत डिस्टर्ब्ड है एम्प्लॉयज को लेकर, और इसलिए सरकार ने क्या किया, बहुत सारे एडिशनल कंसेशन को अप्रूव किया है, ग्रांट किया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इंडियाज डैश टू अ सस्टेनेबल हाईटेक इकोनॉमी इज डैश टाइड, इज ट्रांसग्रेशन टाइड। ट्रांसग्रेशन टाइड का तो कोई मतलब नहीं है। ट्रांसग्रेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को तोड़ना, इट सिंपली मीन्स वायोलेशन, ठीक है।
वायोलेशन ऑफ रूल, किसी कानून को तोड़ना, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसग्रेशन। ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूज करना किसी चीज को, बात समझ में आ रही है। तो ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या होता है, ब्लड, ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं ना, मतलब एक से ब्लड निकाल के दूसरे पर्सन में चढ़ाते हैं, ठीक है। ट्रांसफर करना ब्लड को या फ्लूइड को, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफ्यूजन। तो ट्रांसफ्यूजन साइंस का वर्ड है। ट्रांजिशन मतलब एक चीज से दूसरे चीज में चेंज होकर डेवलप करना, दैट इज ट्रांजिशन। तो क्या ट्रांजिशन करेक्ट हो सकता है, शायद से। ट्रांसेंडेंस, ट्रांसेंडेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द वर्ड ट्रांसेंडेंस मीन्स ओवर हियर। ट्रांसेंडेंस का मतलब होता है ऑर्डिनरी लिमिट के बियॉन्ड जाना, ठीक है। आपकी किसी काम को करने की जो एबिलिटी, उसके बियॉन्ड जाना, ठीक है। गो बियॉन्ड ऑर्डिनरी लिमिट्स, ऑर्डिनरी लिमिट्स कह सकते हैं हम, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और ट्रांसमिशन का मतलब जैसे कि रेज ट्रांसमिट होती है, वेव्स ट्रांसमिट होती है, तो ट्रांसमिशन का तो कोई मतलब है नहीं। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया हुआ है इनएक्सप्लिकेबली, इसका मतलब होता है बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, विदाउट एक्सप्लेनेशन, विदाउट एक्सप्लेनेशन। क्लियर, बात समझ में आ रही है, आई होप समझ में आ रहा है। इनएक्सट्रिकेबली, इनएक्सप्लिकेबली एक वर्ड दिया हुआ है, एक वर्ड आपको दिया हुआ है इनएक्सट्रिकेबली। इनएक्सट्रिकेबली का मतलब क्या होता है, कोई चीज जिसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इम्पॉसिबल टू सेपरेट, किसी चीज को इम्पॉसिबल है टू सेपरेट, दैट इज कॉल्ड इनएक्सट्रिकेबली। इनएविटेबली का मतलब जिस चीज को रोका नहीं जा सकता। इंडेलिबली, इंडेलिबली भी एडवर्ब है। इंडेलिबल इज एन एडजेक्टिव, इंडेलिबली आपका इज एक एडवर्ब फॉर्म है। इंडेलिबली का मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस टर्म, इसका मतलब होता है परमानेंटली, परमानेंटली। क्लियर, बात समझ में आ रही है। मेमोरीज या मार्क्स के लिए ये यूज होता है, मेमोरीज या मार्क्स के लिए, कोई ऐसी मेमोरीज जो हमेशा के लिए हैं, दैट इज कॉल्ड इंडेलिबली। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब फिर यहाँ पे क्या सेंस करेक्ट हो सकता है, कह रहा है इंडियाज डैश टू अ सस्टेनेबल हाईटेक इकोनॉमी। इंडिया का जो ट्रांजिशन है ना, भारत का ट्रांजिशन है, मतलब भारत एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांजिशन ले रहा है हाई टेक इकोनॉमी में, और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, इनएक्सट्रिकेबली टाइड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। और ये बहुत ही इनएक्सट्रिकेबल वे में, मतलब इसको सेपरेट करना मुश्किल है, क्रिटिकल मिनरल से जुड़ा हुआ है, जिसको कि हटाना टाई है, और इसको अलग करना बहुत मुश्किल है। मटेरियल जो कि इंडिस्पेंसेबल हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सेमीकंडक्टर और नेशनल डिफेंस के लिए बहुत जरूरी है। क्लियर, इंडिस्पेंसेबल का मतलब जो चीज बहुत जरूरी है, किसी चीज की नेसेसिटी बहुत ज्यादा है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, as Kerala positions itself toward a knowledge-based economy, it is dash that, it is impressive that, it is indicative, instructive, introspective या फिर imperative। imperative का मतलब होता है किसी चीज को clearly express करना। impressive मतलब बोलते हैं ना quite impressive, बहुत ज्यादा impress करने वाला। तो it is impressive that we recognize, या इंडिकेटिव का मतलब होता है किसी चीज को अंदेशा होना, इंडिकेट करना। तो अंदेशा होने का तो कोई सेंस है नहीं। आगे देखो क्या कह रहा है, एंड डैश द अनटैप्ड पोटेंशियल, एंड हैंडल द अनटैप्ड पोटेंशियल का तो कोई मतलब है नहीं। हिंडर का मतलब रुकावट करना, एंड हिंडर द अनटैप्ड पोटेंशियल, अनटैप्ड जो दबा हुआ पोटेंशियल है उसको क्या करना, उसको यूज करना। हेराल्ड का भी कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। व्हाट इज द वर्ड हेराल्ड मीन्स, कोई बताएगा हेराल्ड का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे देखो आपका दिस टर्म इज ऑल्सो नॉट मेकिंग एनी सेंस ओवर हियर, बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे अगला वर्ड है हीप। हीप का मतलब होता है किसी चीज का ढेर होना, समझ में आ रही है। किसी चीज को इकट्ठा करना, किसी चीज का ढेर होना, दैट इज कॉल्ड हीप। अगला वर्ड आपको यहाँ पे हेराल्ड का मतलब होता है किसी चीज को अनाउंस करना, ठीक है, अनाउंस या फिर सिग्नल समथिंग।
समथिंग, किसी चीज का अंदेशा देना, किसी चीज को अनाउंस करना, दैट इज कॉल्ड हेराल्ड। तो हेराल्ड का कोई मतलब नहीं है। हार्नेस का मतलब होता है किसी चीज को फुल एक्सटेंट पे इस्तेमाल करना, जिससे कि आपको बहुत अच्छा उस चीज का यूटिलाइजेशन आप कर पाओ। तो कह रहा इंपेरेटिव, तो दैट इज इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है सवाल पे सवाल खड़े करना, कोई मतलब नहीं। इंट्रोस्पेक्शन, क्रॉस क्वेश्चनिंग, कोई मतलब नहीं। इंस्ट्रक्टिव का भी कोई मतलब नहीं, इंस्ट्रक्शंस देना। इंपेरेटिव मतलब किसी बात को क्लियरली एक्सप्रेस करना। तो वी रिकॉग्नाइज एंड दैट इट इज इम्पेरेटिव दैट, ये बात बिल्कुल इम्पेरेटिव है, क्लियर है, क्लियरली एक्सप्रेस हो रही है कि हम जो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और हम जो हार्नेस कर रहे हैं, अनटैप्ड पोटेंशियल को हार्नेस कर रहे हैं, फुल यूटिलाइज कर रहे हैं क्रिएटिव और कल्चरल सेक्टर्स की। अ सेक्टर, एक ऐसा सेक्टर जिसने लंबे समय से फ्लरिश किया है, ग्रो किया है इनफॉर्मली, बट अब इसको ये डिजर्व करता है एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी का अटेंशन और इन्वेस्टमेंट इसमें दिया जाना चाहिए, ठीक है, देने की जरूरत है। तो इट शुड बी इंपेरेटिव एंड हार्नेस मेक्स करेक्ट आंसर चॉइस। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन क्वेश्चन सेंटेंसेस आर गिवन इन जम्बल्ड फॉर्म, रीअरेंज देम इन प्रॉपर ऑर्डर एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू फॉर्म ए कोहेरेंट पैराग्राफ। गाइस ये पैरा जम्बल इसको लास्ट में करते हैं, देखते हैं और क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। In each of the following questions, a sentence has been divided into 5 parts labeled A, B, C, D and E. One of these parts contain a grammatical error. You are required to choose the option which is incorrect. अब आपको बताना है कि कौन सा statement incorrect है, that should be the correct answer here, right? चलो देखते हैं question क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन इट्स रीसेंट रूलिंग हैज मैंडेटेड दैट ऑल स्टेट्स मस्ट इंश्योर द टाइमली डिसबर्सल ऑफ फंड्स एलोकेटेड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लेस्ट इट डिलेज क्रिटिकल डेवलपमेंट वर्क। तो क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी हाल ही की रूलिंग में इस बात को मैंडेट किया है सारे राज्यों के लिए, सारे राज्यों को जरूरत है इंश्योर करना चाहिए टाइमली डिसबर्सल फंड्स का जो कि एलोकेटेड है इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के लिए, वरना ये क्या करेगा, क्रिटिकल डेवलपमेंट को डिले करेगा। क्या डिले करेगा, अगर हम टाइम पे डिसबर्समेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी रीसेंट रूलिंग में मैंडेट किया कि सारे स्टेट्स को क्या करना चाहिए, टाइमली डिसबर्सल करना चाहिए फंड्स का जो कि एलोकेट किए गए हैं। तो अब यहाँ पे बात हम फंड्स के लिए कर रहे हैं ना, वरना ये फंड्स जो है ये क्रिटिकल डेवलपमेंट को डिले करेंगे। तो गाइस फंड्स इज अ प्लूरल सेंस, तो वर्ब भी प्लूरल आएगा ना, तो इंस्टेड ऑफ डिलेज इट शुड बी डिले। क्लियर बात समझ में आई। सो हियर इज द एरर ऑफ वर्ब, सो इट शुड बी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे अगले में कह रहे हैं द इंडियन स्टॉक मार्केट्स अनप्रेसिडेंटेड रैली ड्रिवन बाय रॉबस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैज लेड टू एन यूफोरिक सेंटिमेंट। भारत का जो स्टॉक मार्केट का जो एक ऐसा अनप्रेसिडेंटेड रैली है, जैसी रैली पहले कभी देखी नहीं गई थी, बाय और इसको ड्राइव किया गया एक बहुत ही रॉबस्ट स्ट्रॉन्ग फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, और इसने क्या किया, एक यूफोरिक सेंटिमेंट लोगों में लीड किया है रिटेल इन्वेस्टर्स के अमंग और ट्रेडर्स के अमंग, एक फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ मुंबई में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम कह रहे हैं सेंटिमेंट, एन यूफोरिक सेंटिमेंट नहीं होगा, या इट्स वाई, प्रोनाउंसिएशन इसका यूफोरिक है, तो वाई से स्टार्ट, इट्स अ कॉन्सोनेंट, तो इट शुड बी अ यूफोरिक होगा, ना कि एन यूफोरिक होगा, अ यूफोरिक सेंटिमेंट। क्लियर बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो यूफोरिक होगा, आ यूफोरिक होगा, ना कि एन यूफोरिक होगा। सो द एरर हियर इज इन सी पार्ट, सो सी ऑप्शन मेक्स करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इंडियन स्टॉक मार्केट्स रॉबस्ट परफॉर्मेंस इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर हैज अट्रैक्टेड, इसने काफी बड़े लेवल का इंटरेस्ट अट्रैक्ट किया है फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स से, जो कि प्लान कर रहे हैं। कौन प्लान कर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स प्लान कर रहे हैं ना, तो इन्वेस्टर्स इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, सो हियर वी नीड अ प्लूरल वर्ब, सो यहाँ पे आर आएगा ना कि इज आएगा, सो द एरर हियर इज इन ई पार्ट, सो दैट मेक्स करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस एम्बिशियस चंद्रयान 4 मिशन एम्स टू कलेक्ट ल्यूनर सैंपल्स एंड रिटर्निंग देम, एंड रिटर्निंग देम नहीं होगा, एम्स है ना, एम्स टू कलेक्ट ल्यूनर सैंपल, ल्यूनर सैंपल को कलेक्ट करने का एम है, तो कलेक्ट है, कलेक्ट एंड रिटर्न होना चाहिए ना, तो यहाँ पे हियर इट इज कलेक्ट,
तो पैरेलल स्ट्रक्चर होगा कलेक्ट एंड रिटर्निंग, नहीं होगा कलेक्ट एंड रिटर्न। हियर वी हैव यूज्ड V1, तो एंड के आगे भी यहाँ पे भी क्या आएगा, V1 आएगा। पैरेललिज्म होगी, पैरेलल स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, सो इट शुड बी रिटर्न रादर देन रिटर्निंग। सो द एरर हियर इज इन डी पार्ट, सो डी ऑप्शन मेक्स करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, कह रहा है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फिर से इसी की बात कर रहा है, इसरो की, successfully launched its latest satellite to enhance communication infrastructure in a mission that was meticulous planned। अब देखो यहाँ पे planned is a verb, right? और verb का qualifier क्या होता है, adverb होता है, meticulous तो adjective है, तो इस adjective को adverb में convert करने के लिए ly suffix add करेंगे ना, बताया था आपको। तो verb का qualifier adjective को adverb में convert करने के लिए meticulously हो जाएगा। meticulously planned to support, बहुत ध्यान से उसको प्लान किया गया था रूरल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करने के लिए, राइट। सो नाउ इट इज करेक्ट। सो एरर आपकी कहां पे है, डी पार्ट में है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्या कुछ और क्वेश्चंस हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 words have been highlighted which may or may not be misspelled. Mark the misspelled words as the answer. If all the words are correct in their spelling, choose all correct. अगर सारे words correct हैं spelling में तो फिर all correct आपका आंसर होगा। Let me know the answer. This is the question. देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है the company had to forfeit the receipt due to a clerical error although the veiled threat was reported during the chief's inspection। veiled threat मतलब जो छुपा हुआ एक थ्रेट था, जिस थ्रेट पे पर्दा पड़ा हुआ था, उसको रिपोर्ट कब किया गया, चीफ के इंस्पेक्शन के दौरान वो थ्रेट सामने आया। कंपनी हैड टू फोरफीट, फोरफीट इज करेक्ट। क्लियर। फोरफीट का मतलब क्या होता है, किसी पेनाल्टी को लूज करना, किसी चीज को लूज करना पेनाल्टी की तरीके से, या किसी कॉन्सिक्वेंस को लूज करना, दैट इज कॉल्ड फोरफीट। क्लियर। फोरफीट इज करेक्ट। रिसिप्ट की स्पेलिंग गलत है, RECE। क्या होती है रिसिप्ट की स्पेलिंग भाई, व्हाट्स द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड रिसिप्ट? RECEPT होती है ना रिसिप्ट की। क्लियर, बात समझ में आ गई? आई होप सबको क्लियर है। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हो भाई। आगे कह रहा है वेल्ड, VEILED, वेल्ड इज करेक्ट। वेल्ड का मतलब होता है किसी चीज पे पर्दा पड़ा होना, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं थ्रेट, वेल्ड थ्रेट इज करेक्ट, जो कि थ्रेट रिवील नहीं हुआ था, वो एक चीफ की इंस्पेक्शन में रिवील हुआ। चीफ्स इज ऑल्सो करेक्ट। क्लियर, बात समझ में आ रही है? सो इट इज रिसिप्ट, RECEIPT। क्लियर, समझ आ गया? एनी डाउट, एनी क्वेरीज? चलो अगला क्वेश्चन देखो। ही शोड ग्रेट रेजिलियंस इन द फेस ऑफ डिसीट एंड बिलीव दैट जस्टिस वुड प्रिवेल, और बिलीव कर रहा था कि जो जस्टिस है वो प्रिवेल करेगा। अब क्या हो सकता है, रेजिलियंस का मतलब होता है रिकवर करना, बहुत ज्यादा उसने रेजिलियंस शो की है इन फेस ऑफ डिसीट। डिसीट का मतलब होता है एंड बिलीव, बिलीव की स्पेलिंग गलत है ना। डिसीट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द वर्ड डिसीट मींस? डिसीट का मतलब होता है किसी को झूठ बोलना, किसी को धोखा देना। तो डिसीट वर्ड करेक्ट है, स्पेलिंग भी सही है, रेजिलियंस भी सही है। प्रिवेल मतलब बड़े लेवल पे कोई चीज स्प्रेड कर रही है, फैल रही है। तो बिलीव की स्पेलिंग होती है BELIEVE। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग, राइट। बात समझ आ गई? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है द विटनेस फेल्ड टू परसीव द सस्पेक्ट क्लियरली विच मेड इट डिफिकल्ट टू रिट्रीव द सीक्वेंस, जो कि सीक्वेंस को रिट्रीव करना बहुत मुश्किल था इवेंट्स ड्यूरिंग द ब्रीफिंग, ब्रीफिंग के टाइम पे। तो रिट्रीव, सीक्वेंस एंड ब्रीफिंग इज करेक्ट। परसीव की स्पेलिंग गलत है, PERCEIVE। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ? CEI होता है ना कि CIE होता है परसीव में। अगला क्वेश्चन इसको बताइए क्या एरर है। कह रहा है द कमिटी नोटेड द अकरेंस ऑफ एरर्स, ठीक है, एंड रिकमेंडेड अ डिटेल्ड एनालिसिस, भी ठीक है, टू प्रिवेंट फ्यूचर एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेसमेंट की स्पेलिंग भी सही है, इन सच क्रिटिकल सिचुएशंस। तो सारे वर्ड्स की स्पेलिंग करेक्ट है एंड कॉन्टेक्चुअली भी सही है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑल आर करेक्ट। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द मैनेजर ट्राइड टू कंसीव, कंसीव की स्पेलिंग गलत है भाई। अ न्यू स्ट्रैटेजी दैट कुड रिसीव बेटर एफिशिएंसी, भी ठीक है, स्पेलिंग
स्पेलिंग सही है, एंड इम्प्रूव्ड हायरार्की की स्पेलिंग भी सही है, हायरार्की अलाइनमेंट एक इम्प्रूव लेवल का होगा। तो बाकी टर्म्स तो ठीक है। कंसीव की स्पेलिंग क्या होती है, यहाँ पे इट शुड बी CONCEI होता है, ना कि CIE होता है। क्लियर बात समझ में आ गई। कंसीव का मतलब क्या होता है, मतलब होता है किसी चीज को लेना, टेक इन करना, ठीक है, किसी आइडिया से किसी चीज को लेना अपने अंदर में, ठीक है। तो ये था आज के लिए क्वेश्चन नंबर 13। नाउ लेट्स कम टू आरसी एंड पैराजंबल। अब आ जाते हैं अपने पैराजंबल एंड आरसी पे। पहले हम लोग आरसी कर लेते हैं। चलो, ये गाजा और इजराइल और गाजा की जो फाइट हो रही है, जो लड़ाई चल रही है हमास को लेकर, तो उस पर ये एक आर्टिकल आपको दिया हुआ है स्टेटहुड को लेकर, ठीक है। तो फिलिस्तीनियन स्टेटहुड को लेकर जो ऑलरेडी बड़े लेवल पे जो ये चल रही है, वॉर चल रहा है, उससे रिलेटेड आर्टिकल दिया हुआ है। पढ़ते हैं इसको। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। स्किम करेंगे। ब्रंट का मतलब होता है खामियाजा भुगतना। गाजा इज अ कैटास्ट्रोफ अनफोल्डिंग ऑन अ डेली बेसिस, दो अ लॉट हैज हैपेंड इन द ट्यूमल्टस हिस्ट्री ऑफ पैलेस्टीन, द लास्ट ईयर हैज बीन वर्ड्स, डेथ, डिस्ट्रक्शन एंड मिजरी all around. The old people, women and children equally bear the brunt. इन लोगों ने खामियाजा भुगता of the Israeli shelling of Gaza while the world watches it as a mute spectator. और पूरी दुनिया इसको बिल्कुल चुप होकर देख रही है। It would not be wrong to say that the world has failed the people of Palestine. ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी दुनिया जो है वो बिल्कुल फेल कर गई है पैलेस्टीन लोगों को हेल्प देने में। Their cry for help goes unheard. ये बेचारे फिलिस्तीन के जो लोग हैं, उनकी जो पुकार है हेल्प के लिए, वो कोई भी सुन नहीं रहा है। इनकी जो मिजरी है रिमेन्स इनविजिबल है लोगों के लिए। द वेस्टर्न वर्ल्ड विच कुड हैव मेड द डिफरेंस रिमेन्स अनमूव्ड एंड अनशेकन, ओवरलुकिंग द ह्यूमन राइट्स अब्यूज ऑन मैसिव स्केल। आगे कह रहा है, बट नॉट दैट माइट चेंज इन अ बोल्ड डिपार्चर फ्रॉम द वेस्टर्न स्टैंस, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हैज अनाउंस्ड France intention to formally recognize Palestine as the United Nations in September. This could be a big move if followed in right earnest by others. At a time when Gaza lies in ruins, its hospitals bombed, homes flattened, and nearly 40,000 lives lost in less than a year, Macron's move could be a step towards realizing the long-forgotten two-state solution. एक इनका स्टेप है कि इन्होंने दो स्टेट सॉल्यूशन की बात कही है। Today, more than 80% of Gaza population is displaced, surviving on humanitarian aid that is also difficult to reach. Children are starving, families live in rubble, and the siege shows no sign of relenting. और जो ये सीज है उसमें कोई भी अभी हमें कुछ ऐसा साइन नहीं दिख रहा है कि अभी ये हटने वाला है या अभी हमें थोड़ा सा आराम मिलने वाला है। द टू स्टेट सॉल्यूशन इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रपोजल टू रिजॉल्व द लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइलीज एंड पैलेस्टीनियंस बाय क्रिएटिंग टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इजराइल एंड पैलेस्टीन लिविंग साइड बाय साइड। कि ये साइड बाय साइड रहेंगे भाई। टू स्टेट पॉलिसी जो है ये बहुत लंबे समय से सॉल्यूशन इसका है, जो कि अभी तक निकल नहीं पाया और बहुत लंबे समय से इसको लेकर ये लड़ाई इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही है। आगे कह रहे हैं, द आइडिया एनविजन्स अ सोवरेन पैलेस्टीनियन स्टेट अलोंगसाइड द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ इजराइल, allowing both people to exercise self determination and end decades of violence and occupation. और ये करीब 10 सालों के ऊपर से जो चली आ रही लड़ाई, इसको एंड करने की बात कर रहा है, violence and occupation. This concept first emerged in the early 20th century during the British Mandate of Palestine. It gained formal international backing with the 1940s United Nations Partition Plan Resolution 181, विच रिकमेंडेड, जिसमें रिकमेंड किया गया था स्प्लिटिंग पैलेस्टीन, की पैलेस्टीन को दो सेपरेट एरियाज में डिवाइड किया जाएगा, ज्यूविश और अरब स्टेट्स में। आयरॉनिकली एट दैट टाइम वाइल ज्यूविश लीडर्स एक्सेप्टेड द प्लान, उस टाइम पे ज्यूविश लीडर्स ने इस प्लान को एक्सेप्ट किया था, अरब लीडर्स ने उसको रिजेक्ट किया था, लीडिंग टू द 1948 अरब इजरायली वॉर। और इस वजह से 1948 में अरब और इजरायली के बीच में लड़ाई हुई एंड सबसीक्वेंट लगातार इजराइल का जो एग्रेशन है वो लगातार पैलेस्टीन पर देखने को मिला। सिंस देन, तब से जो टू स्टेट सॉल्यूशन है ये फाउंडेशन है बहुत बड़े पीस एफर्ट्स का, इंक्लूडिंग द ऑस्लो अकॉर्ड्स इन द 1990s विच सेट अप, जिसने की एक नेगोशिएशन के लिए फ्रेमवर्क को सेट किया है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट द टू स्टेट सॉल्यूशन रिमेन्स ओनली ऑन पेपर, सिर्फ पेपर पे ये कहने की बात है, इट इज परहैप्स द ओनली सॉल्यूशन विच इज अ जस्ट एंड सस्टेनेबल
सस्टेनेबल वे टू अचीव लास्टिंग पीस इन द रीजन। लेकिन सिर्फ यही एक ऐसा तरीका है जिससे हम एक लॉन्ग लास्टिंग लेवल का पीस उस रीजन में शांति ला सकते हैं। मैक्रोन्स डिसीजन सेंड्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, पीस कैनॉट बी हेल्ड होस्टेज बाय पॉलिटिकल इनर्शिया और द वेटो पावर। France joins over 140 countries including India, Ireland and Spain in acknowledging the Palestinian right to self-determination. दिस इज नॉट अबाउट टेकिंग साइड्स, ये कोई साइड किस तरफ है, ये साइड लेने का कोई एक बात नहीं है। इट्स अबाउट रिस्टोरिंग बैलेंस, डिग्निटी एंड इंटरनेशनल लॉ। रिकॉग्निशन इज नॉट द सॉल्यूशन, रिकॉग्नाइज करना ही सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन सिर्फ ये एक फर्स्ट स्टेप है टूवर्ड्स रिज्यूमिंग, कि हम एक मीनिंगफुल बातचीत को शुरू करें, रिज्यूम करें। द वर्ल्ड मस्ट फॉलो फ्रांस लीड, नॉट आउट ऑफ आइडियोलॉजी बट आउट ऑफ कॉन्शियंस। वर्ल्ड को फ्रांस की लीड को समझना चाहिए, ना केवल आइडियोलॉजी के लिए बल्कि कॉन्शियंस के लिए कि ये सही बात कर रहे हैं। इट्स अ लॉजिकल थिंग। द टू स्टेट सॉल्यूशन इंश्योरिंग अ सिक्योर इजराइल एंड अ सेफ पैलेस्टीन इज द ओनली जस्ट एंड सस्टेनेबल पाथ फॉरवर्ड। यही एक ऐसा रास्ता है जो कि आगे एक अच्छे लेवल पे हमें पीस दिला सकता है। एक सेफ पैलेस्टीन होगा और सिक्योर इजराइल होगा। इन मैक्रोन्स मूव देयर इज नॉट जस्ट पॉलिसी, देयर इज करेज। इनका जो स्टेप है इसमें सिर्फ पॉलिसी की बात नहीं बल्कि करेज भी है। एंड इन गाजा व्हाट रिमेन्स ऑफ होप डिपेंड्स इन द वर्ल्ड फाइनली एक्टिंग ऑन बोथ। और गाजा में एक लोगों को आशा जो है वो सिर्फ डिपेंड करती है पूरे वर्ल्ड पे, जो कि फाइनली क्या कर रही है, दोनों पे एक्ट कर रही है, गाजा पे भी और इजराइल पे भी। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट सिग्निफिकेंट स्टेप डिड फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन अनाउंस। इन्होंने क्या स्टेप बताया है कि पैलेस्टीन के स्टेट को रिकॉग्नाइज करना यूनाइटेड नेशंस पे। दिस इज ओनली व्हाट ही मेंशन्ड ना। सैंक्शनिंग इजराइल, इजराइल पे पेनल्टी लगाई है ऐसा तो कहीं नहीं बोला। एड टू गाजा से एड भेजा है ऐसा भी नहीं बोला। इजराइल मिलिट्री को गाजा में सपोर्ट कर रहे हैं। मीडिएटिंग डायरेक्ट टॉक्स, नो, डायरेक्ट टॉक्स मीडिएट नहीं कर रहे हैं। अगला, व्हाट डज द पैसेज इंप्लाई अबाउट द टू स्टेट सॉल्यूशन। टू स्टेट सॉल्यूशन को लेकर पैसेज क्या बात आपको इंप्लाई कर रहा है, इन्फर कर रहा है कि ये सबसे एक रियलिस्टिक तरीका है जिससे कि हम इस एरिया में पीस ला सकते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। यही एक बीच का ऐसा सॉल्यूशन है जो कि हमें पीस दिला सकता। ऑलरेडी बीन इम्प्लीमेंटेड, नो। प्रपोज्ड, इजराइल ने 1948 में इसको प्रपोज किया था, नहीं। अनाउंस किया था वेस्टर्न कंट्रीज ने, ऐसा भी नहीं है। इससे सिर्फ फिलिस्तीन के लोगों को फायदा होगा, ऐसा भी नहीं बोला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है which of the following is not mentioned। इसमें से कौन सी ऐसी बात है जो मेंशन नहीं की गई है, पैसेज के अकॉर्डिंग आपको बताना है। चिल्ड्रन जो है वो सफर कर रहे हैं, ये बात मेंशन है। होम्स डिस्ट्रॉय हो गए, हॉस्पिटल्स बॉम्ब किए गए, मेंशन है। पॉपुलेशन डिस्प्लेस हो गई, मेंशन है। गाजा को बड़ी मिलिट्री सपोर्ट मिली है, ये कहीं बोला नहीं गया है, तो दिस इज नॉट मेंशन, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज द ऑथर से मैक्रोन्स मूव इज करेजियस। क्यों ऑथर ऐसा बोल रहा है कि जो मैक्रोन का, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है, उनका जो ये एक स्टेप है ये बहुत ही ब्रेव, बहुत ही करेजियस स्टेप है, क्योंकि ये वेस्टर्न स्टैंड्स को डिफाइन कर रहा है और प्रमोट कर रहा है डायलॉग को कि एक अच्छे लेवल पे बातचीत होनी चाहिए और इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए। इजराइल को डायरेक्टली अपोज नहीं कर रहा है, पैलेस्टीन के मेंबरशिप को गारंटी कर रहा है, ऐसा भी नहीं बोला है। मिलिट्री डी एस्केलेशन की बात भी नहीं कर रहा है। ह्यूमैनिटेरियन एड के को रिमूव करने की नीड की भी बात नहीं, बल्कि ये डिफाई कर रहा है वेस्टर्न स्टैंड्स को और डायलॉग को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। डिफाई का मतलब क्या हो गया, डिफाई मतलब होता है किसी चीज से राजी ना होना। क्लियर है बात, समझ आ गई। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट हिस्टोरिकल इवेंट इज आइडेंटिफाइड एज द ओरिजिन ऑफ टू स्टेट सॉल्यूशन आइडिया। बताइए, टू स्टेट सॉल्यूशन का जो आइडिया है ये कौन से हिस्टोरिकल इवेंट से आइडेंटिफाई किया गया, इसकी ओरिजिन कहां से आई है। कैंप डेविड समिट नहीं, ओस्लो अकॉर्ड से भी नहीं आई है, योम किपुर वॉर से भी नहीं आई है, अरब लीग से भी नहीं आई है, बल्कि ब्रिटिश मैंडेट जो पैलेस्टीन का और यूनाइटेड नेशन का जो पार्टीशन प्लान था 1947 के टाइम पे, तब से यहाँ से इसको ओरिजिन टू स्टेट सॉल्यूशन का तब से देखा जा रहा है। अगला है ऑथर की टोन कैसी है इस पैसेज में, न्यूट्रल नहीं है,
सिंपैथेटिक है कि ऑथर थोड़ा सा सिंपैथी है, घर वगैरह लोगों के डिस्ट्रॉय हो गए, लोग बिल्कुल कोई लोग बिल्कुल होपलेस हैं, इस तरह से बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिंपैथी बोली जा रही, ओल्ड पीपल, विमेन, चिल्ड्रन जो है वो बियर द ब्रंट, खामियाजा भुगत रहे हैं, इस चीज़ की बात बोली जा रही है। गाजा जो है वो एक कैटेस्ट्रॉफ है, जो कि डेली बेसिस पे चीज़ें वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव लेवल की ही देखी जा रही हैं, लोगों की जो पुकार है हेल्प के लिए वो अनहर्ड है। ये सारी चीज़ों से हमें समझ में आ रहा है कि पैसेज की एक सिंपैथेटिक और होपफुल टोन है, इनडिफरेंट नहीं है, सैटिरिकल भी नहीं है, ह्यूमरस भी नहीं है, स्केप्टिकल और डिसमिसिव भी नहीं है। क्लियर। अगला कह रहा है ब्रंट का क्या मतलब है, तो ब्रंट का मतलब होता है खामियाजा भुगतना, सपोर्ट नहीं होगा, एडवांटेज नहीं होगा, सेलिब्रेशन, इम्पैक्ट होगा, किसी चीज का इम्पैक्ट, प्रभाव भुगतना। क्लियर। तो ये था पैसेज। नाउ लेट्स कम टू द दिस क्वेश्चन दैट इज पैराजम्बल्स, ठीक है। अब आ जाते हैं पैराजम्बल्स पे। क्वेश्चन कह रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू फॉर्म ए कोहेरेंट पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ को आपको अरेंज करके कोहेरेंट पैराग्राफ बताना है, क्या बनेगा। तो अब यहाँ पे ओवरऑल देखो, हम आईटी फील्ड की बात कर रहे हैं, आईटी सेक्टर की। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज डिसीजन टू ले ऑफ 2% ऑफ अबाउट 12,000 ऑफ इट्स ग्लोबल वर्कफोर्स। इनकी बड़ी ग्लोबल वर्कफोर्स में से 2% को ये ले ऑफ करने जा रहे हैं, कंपनी से निकालने जा रही है। ये क्लियर इंडिकेशन है वेयर द डोमेस्टिक इंफॉर्मेशन आईटी इंडस्ट्री नाउ स्टैंड्स, कि अब कहाँ पे डोमेस्टिक हमारी इंडिया के डोमेस्टिक लेवल की आईटी इंडस्ट्री कहाँ स्टैंड कर रही है मार्केट में, ये इसका क्लियर साफ सा सीधा सा इंडिकेशन बता रहा है। अब इससे कोरिलेशन देखो सी का होगा, आईटी से रिलेटेड टीसीएस की बात कर रहा है कि टीसीएस मास लेवल पे ले ऑफ करने जा रहा है, 12,000 एम्प्लॉयज में से 2% को हटाने जा रहा है। अब इसके बाद कोरिलेशन है, इट्स द फर्स्ट ओपन एडमिशन बाय अ मेजर प्लेयर। ये एक पहली ऐसी फर्स्ट ओपन एडमिशन है, एक बड़ा मेजर प्लेयर जो मार्केट में, दैट द ट्रेडिशनल मॉडल दैट ड्रोव डिकेड्स ऑफ ग्रोथ इज नो लॉन्गर वर्किंग, कि डिकेड्स ऑफ ग्रोथ जो बहुत सालों से इसमें ग्रोथ देखी जा रही थी, अब कहीं ना कहीं ये इतना वर्क नहीं कर रही है। अब इसकी जो सक्सेस थी वो कहीं ना कहीं कम हो गई है, ठीक है, उतना एफिशिएंटली अब ये कंपनी काम नहीं कर पा रही। आगे कह रहे वाइल टीसीएस में बी द फर्स्ट टू एक्ट, ठीक है, टीसीएस हो सकता है पहला जो कि कंपनी से एम्प्लॉयज को निकाल रहा आईटी फील्ड से, टू एक्ट, इट्स अनलाइकली टू बी द लास्ट, लेकिन अनलाइकली ये लास्ट हो सकता है ऐसा। आगे क्या कह रहा है नेक्स्ट इसके बाद, other companies like certainly follow as the moment of reckoning for domestic IT firms has arrived। बाकी कंपनीज क्या कर रही हैं, सर्टेनली फॉलो कर रही, जैसे कि मोमेंट जो रेकन कर रहा है डोमेस्टिक आईटी फर्म्स जैसे सामने आई हैं, तो बाकी कंपनीज में भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा एम्प्लॉयज को ले ऑफ पॉलिसी जो है वो चल रही है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग पार्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट इज दैट द कट्स आर कॉन्सेंट्रेटेड नॉट एट द एंट्री लेवल। जो सबसे ज्यादा जो एक स्ट्राइकिंग पार्ट है, जो खटकने वाली बात है इस डेवलपमेंट में, वो क्या है कि जो कट कर रहे हैं, मतलब हम जो कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, मतलब जो एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं वो एंट्री लेवल पे नहीं निकाल रहे हैं, विच हैज लॉन्ग बीन सीन एज अ मोस्ट एट रिस्क, जिनको सबसे ज्यादा रिस्क पे देखा जाता है कि जो एंट्री लेवल जॉब्स पे लोग होते हैं उनको सबसे पहले हटाया जाएगा, लेकिन उनको नहीं निकाला जा रहा है एट रिस्क फ्रॉम एआई की वजह से रिस्क पे होते हैं, बट एट द मिडिल एंड सीनियर लेवल। बल्कि अभी क्या हो रहा है कि जो कंपनीज में मीडियम और जो सीनियर लेवल के लोग हैं उनको जॉब से निकाला जा रहा है, दैट इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग पार्ट। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो आपका जो पेयर होगा दैट इज ए सी बी ई एंड डी, 1 2 3 4 एंड 5। पेनल्टीमेट, अल्टीमेट इज लास्ट, पेनल्टीमेट मतलब सेकंड लास्ट इज ई, तो ई मेक्स करेक्ट आंसर, राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंड मोस्ट स्टेटमेंट, तो हिंड मोस्ट का मतलब क्या होता है, हिंड मोस्ट का मतलब क्या होता है भाई, कोई बताएगा व्हाट डज द टर्म हिंड मोस्ट मीन्स। हिंड मोस्ट का मतलब होता है आपका ए सी बी ई डी, हिंड मोस्ट का मतलब होता है लास्ट स्टेटमेंट। क्लियर, तो डी इज द लास्ट स्टेटमेंट, डी मेक्स करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला कह रहा है इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, तो ए से स्टार्ट किया था, टीसीएस में ले ऑफ कर रहा है आईटी फील्ड में डोमेस्टिक लेवल पे, दैट वाज मेकिंग अ सेंस। अब यहाँ पे आपसे पेयर पूछा जा रहा है ए सी बी ई डी, तो ए सी बी ई डी मतलब फिफ्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। फॉर्म ए कॉन्जिक्यूटिव पेयर ए सी बी ई डी, बी डी है क्या, नहीं बी डी नहीं, सी डी है नो, ए बी है नो,
AE है, नहीं AE नहीं, AC है, हाँ AC है, AC इज द करेक्ट आंसर। तो ये था गाइज आपके लिए पूरे 30 क्वेश्चंस का मॉक। आई होप बहुत पसंद आया है आप लोगों को। जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं कल मॉर्निंग 7 AM एडिटोरियल क्लास में। टिल देन बाय, स्टे सेफ, टेक केयर, बी हैप्पी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग द सेशन गाइज। आई होप ये सीरीज 30 डेज की आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रही। आप लोगों को बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को सिखा पाई कि किस तरह से आप पूरे 30 क्वेश्चंस को एग्जाम में अप्रोच करो। प्रीलिम्स में 25 प्लस आराम से आपका टारगेट है आउट ऑफ 30, राइट। समझ में आए, एक जेन्युइन अप्रोच के साथ हम लोग बहुत अच्छे से ये कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको और ज्यादा सक्सेसफुल बनाएं, ज्यादा से ज्यादा इस सीरीज को शेयर करिए, ठीक है। आज डे 28 हो गया, नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद 2 डेज, 2 दिन और चलेगी ये सीरीज। देन इसके बाद 2 दिन बाद से हम लोग मेंस की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं गाइस कल मॉर्निंग एडिटोरियल 7 AM क्लास में। टिल देन बाय, स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू फॉर